तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट जो है 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चन पहले ही एक वीडियो में कर चुके हैं। इसके पार्ट 1 में जो है हम यहाँ पर बात करेंगे 51 से लेके 100 तक के, ठीक है? स्टार्ट करते हैं, जिसने पहला पार्ट नहीं देखा हो वो ज़रूर देख लेना, इस वीडियो के बाद देख लेना, ठीक है? बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचने वाली भारत की पहली और विश्व की कौन-सी महिला बनी? मतलब भारत की तो पहली थी लेकिन विश्व में कौन से नंबर पे आई? तो 5वें नंबर पे आई, ठीक है? बछेंद्री पाल किस तिथि को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुँची थी? तो यहाँ पर 23 मई 1984। अब इतना पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी ये जितने मैं क्वेश्चन आपको जो करा रहा हूँ, ये सब पीवाईक्यू हैं लेकिन मतलब आ चुके हैं एक आध बार कहीं न किसी न किसी एग्ज़ाम में सीटेट में ही पूछे गए हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट तो हैं ही। और जो मैं 100 करा रहा हूँ अगर आप इन्हें कर लोगे ना बढ़िया से, इनके बारे में आगे-पीछे जान लोगे तो आपको बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। देखो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत आसान है, सागर माता के नाम से जाना जाता है, ठीक है? गोलकोंडा फोर्ट का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? मतलब एक तरीके से किस डायनेस्टी ने कराया था? तो काकतीय डायनेस्टी ने जो है गोलकोंडा फोर्ट बनवाया था। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में कितने समय तक रहीं? और वे क्या हैं? तो वो अगर आप देखोगे 6 महीने से अधिक समय तक रही थी। उनके मतलब जो अंतरिक्ष यान था उसमें कुछ कमी आ गई थी। वैसे वो गई नहीं थी 6 महीने के लिए लेकिन मजबूरी में रुकना पड़ा। हाँ, भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं वो, ठीक है? अब देखो पृथ्वी गोल है और भारत तथा अर्जेंटीना एक-दूसरे के सापेक्ष उल्टे मतलब अपसाइड डाउन हो सकते हैं। यह कथन क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है दोस्तों ग्रेविटी के कारण सब टिका हुआ है क्योंकि दोनों अलग-अलग ठीक अपोजिट्स में तो अगर ग्रेविटी ना हो तो फिर काम नहीं चल पाएगा तो ग्रेविटी के कारण जो है दोनों सब कुछ टिका हुआ है। अब देखो सच्ची चमक, ठीक है? या फिर इसे गर्ल स्टार का भी कह देते हैं, का संबंध किस आंदोलन या फिर राज्य से है? तो यहाँ पर देखो ये इस नाम से किस राज्य में आंदोलन हुआ था और क्या हुआ था? तो इसका ना क्या हुआ था देखो यहाँ पर लिखा झारखंड का तोरांग, ठीक है? जंगल है, अधिकार आंदोलन हुआ था, झारखंड में हुआ था, राज्य आपको मालूम पड़ गया तोरांग का आंदोलन था। अब देखो कुड़ुक भाषा में तोरांग शब्द का क्या अर्थ माना जाता है? तो इसका मतलब होता है कुड़ुक भाषा में जंगल। देखो यहाँ भी लिखा है ना वही, तो ये अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ से भी समझ में आ गया कि कुड़ुक भाषा कहाँ बोली जाती है? झारखंड में बोली जाती है, ठीक है? ऐसे ही अगर आप थोड़ा-सा दिमाग लगा के करोगे काम तो आसानी से हो जाएगा। जंगल अधिकार कानून 2007, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2007 के अनुसार किन लोगों को जंगल की भूमि और उसकी उपज पर अधिकार मिलता है? जो कम से कम 25 वर्षों से अधिक जंगल में रह रहे हों, तो उन्हें जो है अधिकार उनका माना जाता है, कम से कम 25 साल या उससे ऊपर रह रहे हों, ठीक है? ये तो अब आप देखो केवल ठेकेदारों को ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, जो नए आए हो ये तो माना ही नहीं जाएगा, जो 5 वर्ष और 25 में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन आप ये मान के चलिए जो बहुत ज़्यादा लंबे समय से रह रहे हो तो 25 वर्ष हो गया, ठीक है? अब देखो ग्रेग ग्रेगर मेंडल, ठीक है? ने जेनेटिक्स के किस नियम मतलब पौधे पर प्रयोग करके खोजे थे? तो मटर पर खोजे थे। ये आप याद कर लो कि जेनेटिक्स का जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ है वो मटर पे ही हुआ है। तो आपको यहाँ से याद हो जाएगा। बी.आर. अम्बेडकर का बचपन का स्मरण गोरेगाँव में बाल काटना किस सामाजिक समस्या को उजागर करता है? ये जब सामाजिक बी.आर. अम्बेडकर के रिलेटेड अगर सामाजिक प्रॉब्लम की बात आएगी ना तो मेनली तो छुआ-छूत और जातिवादी भेदभाव का नाम ही आएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है। लिंग भेद कभी भी पुरुषों के समक्ष आता नहीं है ये प्रॉब्लम। तो उसमें लिंग भेद का तो क्वेश्चन ही कट जाएगा। अशिक्षा की कोई बात नहीं है यहाँ पर क्योंकि बचपन में बात तो सब नॉर्मल ही होते हैं। बाल श्रम और इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। लेकिन जब भी बी.आर. अम्बेडकर की बात होगी तो आपको हमेशा छुआछूत और जातिवाद भेदभाव की बात ही करनी है। अब देखो गुजरात में ऊंधियू का क्या है? ऊंधियू एक मटके में उल्टे अंगारों में पकाई जाने वाली सब्ज़ी है। देखो आप तारक मेहता देखते होंगे तो उसमें आपको मालूम हो जेठालाल दुनिया भर की बात करता है ऊंधियू, ऊंधियू तो आपको समझ में आ जाएगी। बहुत सारी सब्ज़ी मिक्स जैसे नॉर्मल मिक्स वेज होती है ना, ऐसे ही एक ऊंधिया सब्ज़ी होती है गुजराती। अब देखो तमिलनाडु के तटीय निकटवर्ती राज्य कौन-कौन से हैं? तमिलनाडु के अब आप सोचो तटीय निकटवर्ती राज्य आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा अगर थोड़ा-सा भी आप मैप को ना इमेजिन अपने माइंड में करोगे। आंध्र प्रदेश, केरल एंड तमिलनाडु ओह सॉरी आंध्र प्रदेश और केरल और कर्नाटक।
तमिलनाडु तो है ही, नाम ही ऊपर है। तो देखो आंध्र प्रदेश इसके ऊपर है, केरल इसके जस्ट बगल में है और ये अगर आप देखोगे तो अपसाइड वेस्ट में आपको ये देखने को मिलेगा कर्नाटक और तीनों ही तटीय हैं, ठीक है? तीनों में समुद्र लगता है। अब आते हैं आगे अरब सागर के तट पर स्थित भारतीय राज्यों का समूह कौन-सा है? अब ये पता है अरब सागर कौन-सा वाला है? ये गोवा की तरफ वाला है, मुंबई की तरफ वाला, ठीक है? तो आप बताओ कौन-कौन से हैं? इसमें क्लियर दिख रहा है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ये तो सब ए इधर साइड के हो गए, इधर बे ऑफ बंगाल के हैं इधर वाले और बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली यहाँ तो कोई समुद्र का लेना ही देना नहीं है, ये तो वैसे ही गलत हो गया और ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल ये अरेबियन सी वाले हो गए, सॉरी बे ऑफ बंगाल वाले हो गए और ये हो गए अरेबियन सी वाले। बंगाल की खाड़ी, ये देखो आ गए, मैंने आपको बताया ना इधर साइड वाले बंगाल की खाड़ी वाले, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ये सब एक साइड पड़ते हैं, ठीक है? ऊपर से नीचे तक एक साइड है, तो ये बे ऑफ बंगाल की तरफ है। अब देखो हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ है? तो थोड़ा-सा आपको मैप देखो, इमेजिन करो, बहुत आसान हो जाते हैं क्वेश्चन आपके लिए। देखो, उड़ीसा के उत्तर में और पश्चिम बंगाल के पश्चिम में ये है। देखो अब झारखंड तमिलनाडु से कोई लेना-देना नहीं, बहुत दूर है। गुजरात के पूर्व में नहीं है, गुजरात तो खुद ही पूर्व में सबसे ज़्यादा पूर्व में अगर कोई राज्य देखोगे तो वो हो गए नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य, ये पश्चिम में है, तो नहीं, ये भी आंसर गलत ही है। उड़ीसा के उत्तर में, उड़ीसा से थोड़ा-सा ऊपर और पश्चिम बंगाल से थोड़ा-सा लेफ्ट में, वहाँ झारखंड पड़ता है। अब देखो, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की मुख्य 6 थीमों में सही सेट कौन-सा है? पर्यावरण में एक तरीके से आप ये मान के चलिए कौन-कौन से हैं? परिवार और मित्र, भोजन, आश्रय, जल, यात्रा, वस्तुएँ जो हम बनाते हैं और करते हैं, ठीक है? यही है। बाकी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पर्यावरण का नागरिक शास्त्र से कोई लेना-देना नहीं है। तो पर्यावरण में खेल भी नहीं जोड़ते, तो ये भी नहीं है। हाँ, रिश्ते भी नहीं जोड़ते, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर अगर हम देखें इसमें आप ज़रूर कन्फ्यूज़ हो सकते हो लेकिन इसका ये है मेन आंसर। देखो परिवार एवं मित्र थीम की उप-थीम, सब-थीम कौन-सी हैं? अब आप बताओ परिवार एवं मित्र, आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर, पौधे, ठीक है? यही आएँगे परिवार में, स्कूल थोड़ी परिवार में आता है। यात्रा का और परिवार से क्या ही लेना-देना, है ना? हवा-मिट्टी का परिवार से क्या लेना-देना? तो ए हो गया आंसर। ईवीएस की कक्षा में एकीकृत दृष्टिकोण इंटीग्रेटेड अप्रोच का क्या अर्थ है? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा को एक साथ जोड़कर पढ़ना, ठीक है? एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? कक्षा कक्ष के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। देखो रटकर यहाँ लिखा है वो तो वैसे ही गलत हो गया। और अब यहाँ पे केवल लिखा है वो भी गलत हो जाता है आपका। विषय की अमूर्त अवधारणा है ये भी गलत है तो ये है। मतलब वही है क्लास में सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्लास ही क्लास में पढ़ रहे हैं। बाहर के एनवायरनमेंट को भी समझो, ठीक है? पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण मतलब फील्ड ट्रिप का मुख्य उद्देश्य क्या है? वही है, विद्यार्थियों को डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो। अब देखो ईवीएस की कक्षा में चित्र, पिक्चर रीडिंग से बच्चे में कौन-सा कौशल विकसित होता है? यहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्रेशन कौशल, ठीक है? ईवीएस में शिक्षण में कहानी और कविताएँ क्यों उपयोगी मानी जाती हैं? अवधारणाओं को रोचक और बच्चों को अनुभव के संसार से जोड़ना, वही है थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना। और चीज़ों को अच्छे से देखना। अब देखो पोर्टफ़ोलियो क्या होता है? अगर हम ईवीएस के हिसाब से देखें, एक निश्चित अवधि में कार्य और कार्यों को क्रमिक और व्यवस्थित कर संग्रह, ठीक है? सबको एक साथ जोड़ के रखना, ठीक है? सतत मूल्यांकन सीईई में फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान सीखने में सुधार और प्रतिपुष्टि कर देना। देखो पर्यावरण अध्ययन में की कक्षा पूछताछ मतलब इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का लाभ क्या है? मतलब बार-बार जो पूछते हैं ना बच्चों से, तो क्या होता है? बच्चों में आलोचनात्मक और वैज्ञानिक सोच का विकास, ठीक है? ये सब पेडागॉजी है। ईवीएस की पेडागॉजी इस बार जो यूपी टेट का पेपर आया था उसमें पूरा ईवीएस आप ये मान के चलिए ईवीएस में अ, 90% क्वेश्चन सिर्फ पेडागॉजी से है। मतलब कुछ भी डायरेक्ट सवाल ही नहीं था, सब कुछ पैराडोलॉजी तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सकता है सीटेट में तो वैसे भी ज़्यादा पूछी जाती है पैराडोलॉजी, तो इस बार भी ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए। तो आप जो है पैराडोलॉजी पर भी ध्यान दो। ये लास्ट के क्वेश्चन जो चल रहे हैं, लास्ट के 30 क्वेश्चन ये सब पैराडोलॉजी से ही है, ठीक है? देखो, यहाँ पर शिक्षण में जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को दूर करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए?
क्या करना चाहिए? लड़कों-लड़कों में भेद ना हो या पहले से सोच के ना चलो कि लड़कियाँ हैं, तो मैथ खराब ही पढ़ेंगी, ये सोच के नहीं चलना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो देखो, लड़कों-लड़कियों को सभी प्रकार के कार्यों की भूमिकाओं में समान अवसर देना चाहिए। सब काम करवाओ, समान अवसर दो, तभी तो ये चीज़ें खत्म होंगी। देखो ईवीएस की मतलब प्राथमिक प्राइमरी लेवल पर ईवीएस की पाठ्यक्रम में क्यूआर कोड या आईटीसी का समावेश किस लिए किया जाता है? डिजिटल और पूरक सामग्री तक पहुंच प्रदान हेतु। ठीक है, ये सिंपल है, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। पर्यावरण अध्ययन में समुदाय कम्युनिटी को एक महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम संसाधन क्यों माना गया है? क्योंकि वह वास्तविक और व्यवहारिक जीवन में अनुभव प्रदान करता है। ईवीएस में प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रक्रिया कौशल का एक संकेतक ये शामिल है। क्या है? चरों और नियंत्रण करना, अवलोकन करना एक तरीके से। अब देखो, पर्यावरण अध्ययन में मॉडल का उपयोग मतलब किस प्रकार की अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो 3D जो मॉडल होते हैं ना, 3D जो स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें पढ़ाने के लिए मॉडल का उपयोग किया जाता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 1-2 में ईवीएस के लिए कोई पाठ्य पुस्तक क्यों नहीं है? क्योंकि ईवीएस को भाषा और गणित के माध्यम से ही सिखा दिया जाता है, मतलब बहुत छोटे लेवल पर। वैसे मेरे ख्याल से तो अब तो आने भी लगी हैं, लेकिन चलो जो सिलेबस में है वो आप पढ़ो, नहीं तो ईवीएस की किताबें भी आने लगी हैं। देखो, प्राथमिक प्राइमरी लेवल पे ईवीएस सीखने के स्थानीय और वैश्विक लोकल टू ग्लोबल का क्या अर्थ है? बच्चे को निकटतम पर्यावरण परिवेश से शुरू करके व्यापक दुनिया की समझ बनाना। ईवीएस में खुले अंत वाले प्रश्न मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने का क्या उद्देश्य है? डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ाना। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा सहानुभूति और संवेदनशीलता विकास करने का सर्वोत्तम तरीका क्या होता है? रोल प्ले। रोल प्ले करो, एक दूसरे को बताओ कि तुम ये बनो, ऐसे करके करो, तो अच्छे से चीजें समझ में आती है, बिल्कुल रियलिटी के साथ चीजें समझ में आती है। निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस में प्रक्रिया कौशल नहीं है, प्रोसेस स्किल नहीं है, केवल रटना? रटना तो वैसे भी कोई स्किल नहीं है, तो उसे तो वैसे भी हर जगह गलत ही लगाना है। ठीक है, अब देखो, प्राइमरी में बच्चों को पर्यावरण ईवीएस के प्रति जागरूकता लाने वाला सबसे प्रभावी उपाय क्या है? विद्यालयों में पौधे लगाना, उनकी देखभाल करना, तो लोग अपने आप ही एक तरीके से ईवीएस से जुड़ जाते हैं। अब देखो, ईवीएस में ग्रुप वर्क का मुख्य लाभ क्या मिलता है? पीयर लर्निंग, मतलब ग्रुप में लोग सीखते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, सहयोग बनाते हैं, सामाजिक कौशल का विकास होता है, ये है। ईवीएस शिक्षक बच्चों को पंछियों के घोंसले का अवलोकन करने को कहता है। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म अवलोकन और विविधता की मतलब समझ को विकसित करना। कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सूर्यमणि की कहानी शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, ये आपको याद करने का पड़ेगा, क्योंकि किसी को जरूरी थोड़ी किसी ने पढ़ी हो कहानी, तो थोड़ा सा देख लेना। जंगलों के महत्व और आदिवासियों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील जगाना। ठीक है, ईवीएस शिक्षण में कॉन्सेप्ट मैप का उपयोग क्यों किया जाता है? ज्ञान के विभिन्न घटकों के बीच संबंध को स्पष्ट रूप से दर्शाने हेतु। पर्यावरण में सीबीएस में एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का क्या अर्थ है? करके सीखो, करो तो जल्दी सीखोगे, एक्सपेरिमेंट का तो नॉर्मल समझ में ही आ ही रहा है। अब देखो, इसमें ईवीएस में फूड जो थीम है, उसके विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य व्यंजन को शामिल करने का क्या अर्थ है? कल्चरल डाइवर्सिटी, हर तरीके के कल्चर के बारे में आपको जो है थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। देखो, यदि छात्र कक्षा में पर्यावरण संबंधित भ्रांतियां मिसकंसेप्शन रखते हैं, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए बताओ? पर्यावरण ईवीएस के या इन्वायरमेंट रिलेटेड गलत चीजें उनके दिमाग में है, तो चर्चा करो, गतिविधियों के माध्यम से सही वैज्ञानिक तर्क पहुंचाने में उनकी मदद करेंगे, समझाओ उन्हें। अब रूब्रिक्स का उपयोग क्यों किया जाता है? रूब्रिक्स का उपयोग होता है मापदंडों के आधार पर वस्तुनिष्ठ एवं पारदर्शित मूल्यांकन हेतु। तो ये एक तरीके से मूल्यांकन के लिए काम आता है और ट्रांसपेरेंट मूल्यांकन हेतु। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने में
खेल विधि, प्ले वे मेथड आजकल आप बहुत सुनते होंगे, उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दोस्तों तनाव मुक्त वातावरण, मतलब प्रेशर मत डालो किसी पे, स्वाभाविक तरीके से सीखने दो। ईवीएस में स्टोरी टेलिंग किस प्रकार से बच्चों के लिए लाभदायक होती है? तो यहाँ अगर आप देखोगे श्रवण एंड काल्पनिक अधिगमताओं, मतलब एक तो सुनने लिसनिंग स्किल उनकी बढ़िया होती है और दिमाग में काल्पनिक चीज़ों को डेवलप करती है। सोचने की शक्ति बढ़ाती है एक तरीके से। अब देखो पर्यावरण अध्ययन में कक्षा की पर्यावरण एनवायरमेंटल एथिक्स सीखने का क्या तात्पर्य है? प्रकृति, सभी जीवों के प्रति दया, सम्मान और जिम्मेदारी का भाव। एक समावेशी ईवीएस कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की क्या रणनीति होनी चाहिए? बताओ। उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण पद्धतियों और सामग्रियों में अनुकूलन। सीटेट ईवीएस परीक्षा की तैयारी में पीवाईक्यू का अभ्यास करने का मुख्य लाभ क्या है? ये कैसा क्वेश्चन है? चलो ठीक है, अच्छी बात है। ये भी आपको हाथों हाथ बता दिया। परीक्षा के पैटर्न, महत्वपूर्ण अवधारणा और प्रश्न के प्रकार, मतलब कैसा पैटर्न आता है, किस तरीके के पूछे जा सकते हैं, इनकी जानकारी देना। देखो बच्चों, मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। सब 100 क्वेश्चन जो है ईवीएस के करा दिए। आगे भी कराऊंगा, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ 100 ही है, और भी कराऊंगा। लेकिन ये 100 क्वेश्चन आप पढ़ लो, इसमें देखो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएँगे और आपकी पेडागॉजी भी क्लियर हो जाएगी। और ये तो मैंने अभी आप इस वीडियो में 50 बताए और इससे जस्ट पहला जो पार्ट था उसमें 50 और बताए थे। ये देख पा रहे हो, ये शुरू के 50 हैं। तो आप जाकर उस वीडियो को भी देखो। मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ आपको जो है पूरे 100 पीवाईक्यू कराए हैं और ये आपके सीटेट में एग्ज़ाम जो अब डेढ़ 2 महीने रह गए हैं, बहुत काम आने वाली है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बाकी सभी सब्जेक्ट की भी वीडियो ज़रूर देख के जाना। मैं एक-एक कॉन्सेप्ट भी ला रहा हूँ, छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट करके भी वीडियो ला रहा हूँ।